हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति की आवाज़ चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी। आज मैं बहुत खुश थी। कल मेरी मेहंदी थी और परसों मैं अपने पति के घर चले जाना था। यह शादी मेरी पसंद से हो रही थी। मैं अपने जीवन में इतना पहले कभी खुश नहीं हुई थी जितना कि आज थी। मैं रवि से बहुत प्रेम करती थी। उनसे प्रेम मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी तब से ही है। मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मेरा पति ऐसा हो, इतना हैंडसम हो और अमीर, तो मेरा जीवन कितना सुंदर गुजरेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे मन से निकली यह प्रार्थना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज जब मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे उसका प्रेम हमेशा के लिए मिल जाना है। तभी दरवाजे पर खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। अब जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर अजय खड़ा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उससे उसका हाल पूछा। उसके कुछ दिनों के बाद पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे। तब मैंने उससे कहा कि अच्छे से पेपर्स की तैयारी करना, अच्छे नंबर से पास होना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दिन तक यहाँ पर ना आ सकूँ। मैं अपने पति के साथ हनीमून पर चली जाऊँगी, मगर तुमने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अजय ने सर झुकाकर मेरी बातों पर हाँ कह दी। वह इस घर का नौकर था और वह दोनों भाई बहन हमारे घर में कामकाज करते थे। अजय ने बिल्कुल पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और उसे पढ़ने में मैंने जोर दिया था और अब उसके मैट्रिक के पेपर होने वाले थे। उम्र में वह मुझसे बड़ा था मगर जिम्मेदारियों में दबकर वह पढ़ाई पूरा नहीं कर सका था। जब उसे मैं इस बात को समझाती थी कि इस दुनिया में बिना पढ़े कोई भी कामयाब नहीं हो सकता और इज्जत उसी की होती है जिसके पास अच्छी नॉलेज के साथ अच्छा धन और दौलत होता है। और यह सारी बातें मैंने अजय को समझाई तो उससे भी मेरी बात समझ में आ गई थी। उसके जाने के बाद फिर मैं अपनी सुंदरता को निखारने में बिजी हो गई थी। शाम के वक्त मैं अपनी भाभी के कमरे में उनसे बात करने के लिए आई तो कमरे में वह और उसकी बहन दोनों ही मौजूद थे। वो ना जाने आहिस्ता आवाज़ में क्या बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनकर अजीब सा एहसास हुआ था। वह अपनी बातों में मेरा नाम ले रही थी मगर वह इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे उसकी बात की समझ नहीं आ रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच। वह मुझे देखकर यूं परेशान हो गई जैसे मैंने उनकी चोरी पकड़ ली हो। तब वह दोनों घबरा कर कहने लगे, हम तो वैसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुमने कल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है तो घर कितना वीरान हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई और भाभी से कहने लगी कि आपने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैं उनके गले से लगकर रोने लगी थी। इस वक्त मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। तब वह मुझसे कहने लगी कि मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी ही हूँ। बड़ी भाभियाँ माँ की जगह पर ही होती हैं। उनसे बात करके मुझे बहुत शांति मिली और फिर जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैं यही सोच रही थी कि अगर भाभी ना होती तो मैं बिल्कुल अकेले रह जाती। उन्होंने मुझे कभी भी मन की कमी महसूस नहीं होने दी। रोज़ की तरह सोने से पहले जब मैंने एक बार रवि से बात की, उसकी आवाज़ सुनकर मेरे मन में जैसे सुकून उतर गया था और फिर मैं उससे बात करते करते सो गई थी। सपनों में मैं रवि के साथ प्रेम की दुनिया में खो गई थी। आधी रात का वक्त था जब एक अजीब से शोर से मेरी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था कोई बाहर चल रहा था। यह देखकर मैं परेशान हो गई और कमरे से निकलकर बाहर आई तो मैंने भाभी को चीखते चिल्लाते हुए देखा और इसी वक्त भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। वह मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और कितने ही थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारे। मैं हैरान थी कि क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भाभी आगे बढ़ी और कहने लगी कि किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं आप, इसे छोड़ें। आप उसे शख्स को देखें जिसने हमारे मासूम बच्चे को फंसाया है। आप जानते हैं कि करिश्मा ऐसी नहीं है। तब भैया कहने लगी कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह ऐसा भी कर सकती है। अगर लड़की खुद गलत ना हो तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती है उसकी तरफ आँख उठाकर देखने की। तभी मैं इसे सब
इस सब में सबसे मना करती थी, इसे रोकता था, मगर तुम भी इसकी साइड लेती थी। आप देख लो कितनी तरफदारी करने का नतीजा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने भाई को बुलाने की कोशिश की, तभी भाभी को बहन वहाँ पर आ गई और मुझे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे भाई से बात करने दो। आखिर मैं उनसे पूछूं कि उन्हें क्या हुआ है, वह क्यों इसी तरह गुस्सा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उनकी गलतफहमी को दूर करने दो। मगर वह मुझे कहने लगी कि पागल मत बनो, मुझे दीदी ने कहा है कि तुम्हें कमरे से बाहर निकलने ना दें। इस वक्त जीजा जी बहुत गुस्से में हैं और तुम्हें देखकर वह और गुस्सा हो जाएंगे। मगर मैंने किया क्या है, उन्हें गुस्सा किस बात पर है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मुझे बाहर जाने दो, मुझे भाई से बात करने दो। मगर वह लगातार मुझे रोक रही थी। जीजू ने तो खुद तुम्हारे कमरे से उस लड़के को निकलते हुए देखा है। अब चुपचाप बैठी रहो, उनका गुस्सा उतरने दो। यह सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। कौन सा लड़का और मेरे कमरे में क्या कर रहा था? रूपा किसकी बात कर रही थी? भैया ने किसे देखा था? और फिर बाहर खामोशी छा गई। शायद भाभी भाई को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं कितनी देर तक यह सब सोचते सोचते सो गई थी। फिर जब सुबह आँख खुली तो भाभी मुझे कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा आज विवाह है। मेरा विवाह तो कल था, बारात तो मेरी कल आनी थी और एक दिन पहले ही बारात आने का सुनकर मैं धीरे धीरे परेशान होने लगी। मगर फिर जब मैं कपड़े पहनकर तैयार हुई तो यह देखकर मैं परेशान रह गई। रवि और उसके घरवाले कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे और वहाँ पर जो मेरा दूल्हा था उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। मैं परेशान हो गई। तभी भाई कहने लगा कि यह वही है जिसके साथ तुमने एक बार मुंह काला किया था और अब मैं इसी के साथ तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि भाई मेरा विवाह किसके साथ करने वाले थे। उन्हें लग रहा था मेरा उसके साथ चक्कर है, जबकि मैं तो उस शख्स को जानती भी नहीं थी। यह कौन था और मेरे इस सब में कसूर क्या था? जब मैंने इस शादी से इनकार किया तो अब की बार भाभी को मैंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखा। वो मुझे कहने लगी कि जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसा करो, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है और यह जो तुमने कल किया है, तुम्हारे पति और ससुराल वालों तक तुम्हारी बात पहुंच रही है। अब वह कभी भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इसके साथ विवाह करके यहाँ से चली जाओ। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने जो किया सो किया, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं यह सुनकर बुरी तरह रोने लगी। मेरे साथ यह क्या हो गया? और फिर वही हुआ जो भाई और भाभी ने कहा था। वह शख्स मेरे साथ 7 फेरे लेने के बाद अपने साथ लेकर चला गया था। इस वक्त मैं एक टूटी फूटी सी गाड़ी में मौजूद थी। वह गाड़ी भी टूटे फूटे इलाके में जा रही थी। फिर एक टूटे हुए मकान के अंदर वह मुझे लेकर आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी ज़िंदगी इस कदर बदल गई। भाई को मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी। मुझे उन्हें बताना चाहिए था कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो जानती नहीं थी कि आपको अक्सर मुझ पर गुस्सा किस बात पर है। और यह शख्स अगर मेरे कमरे में आया भी था तो इससे कहाँ साबित होता है कि इसे मैंने बुलाया था। मेरा इसके साथ कोई गलत संबंध नहीं था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी कि वह कौन था और यहाँ क्यों आया था। यह देखकर मुझे रोना आ रहा था। मैंने शादी के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था और मेरे साथ क्या हुआ था। अब जब मैं कमरे पर नज़र डाली तो वह टूटा फूटा सा कमरा, जिसमें फर्नीचर भी बहुत ही पुराना था। ऐसे फर्नीचर तो हमारे घर में नौकर के पास भी नहीं थे, वह भी इससे ज़्यादा बेहतर हालत में रहते थे। काफ़ी देर गुजर गई थी। वह शख्स मुझे यहाँ छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। अब हर तरफ अंधेरा फैल गया था। मेरे दिल में डर बैठ रहा था कि वह शख्स न जाने मेरे साथ अब क्या सलूक करने वाला था। मैं सोच रही थी जिस शख्स का मैंने चेहरा तक नहीं देखा उसके साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। वह भी ऐसे घर में रहने के बारे में तो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। रात को मेरा पति कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और फिर वह कुछ कहे बगैर भोजन मेरे पास रखकर वहाँ से चला गया था। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मगर मेरा कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था।
काफ़ी देर तक जब वह कमरे में फिर नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठी। कपड़े बदलने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस शख्स से बात करूंगी, उससे पूछूंगी कि तुम कौन हो और तुम रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, किस नीयत से वहाँ पहुँचे थे, तुम्हारी ज़रूरत क्या थी यह सब करने की, तुमने मेरे साथ शादी से इनकार क्यों नहीं किया, क्यों मेरे भाई को यह नहीं बताया कि उससे मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, हम में कोई गलत संबंध नहीं है। इस घर में 2 ही कमरे थे। अब जब मैं दूसरे कमरे में आई तो वह एक चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से उठाया। वह सो रहा था। अचानक नींद से डरकर जागकर वह उठकर बैठ गया। मुझे अपने सामने देखकर वह घबरा गया था। तभी मैंने उसके चेहरे का मांस खींचा और जब उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह जब मैं छोटी सी थी मेरे मम्मी पापा का मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे, वह मुझसे बड़े थे। उन्होंने मुझसे माँ और बाप दोनों बन के पाला था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। पापा का छोटा सा बिजनेस था जो कि अब भाई संभाल रहे थे। एक तो भाई के इतने एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उनकी इतनी उम्र थी, मगर इतनी छोटी उम्र में उन्होंने घर के साथ कारोबार को अच्छे से संभाला। हर कोई उनकी तारीफ़ वगैरह करे नहीं रह पाता था। और फिर कुछ ही वक्त गुजरा था जब उन्होंने फिर शादी कर ली थी। उनकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह चाहती थी। मेरी भाभी की भी एक ही बहन थी रूपा, और उन दोनों की दुनिया में कोई भी नहीं था। तभी भाभी जब शादी होकर इस घर में आई थी तो उन्होंने भैया से कहा कि मेरी बहन अकेली है और मैं यूँ दूसरों के घर नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं अपनी बहन को अपने पास रखना चाहती हूँ। भैया को एतराज़ नहीं था। भाभी तो मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। भैया ने उन्हें खुशी से इजाज़त दे दी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता था, क्योंकि रूपा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और नखरेली थी। जो चीज़ मेरी होती थी वह उसी पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। मेरी हर चीज़ पर वह अपना हक जताती थी। जब मैं इस बात पर गुस्सा करती तो भाभी को यह बात बुरी लगती थी, मगर वह मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि अपनी बहन को ही समझाती थी। मगर भैया जब मुझे कहते कि यह चीज़ तुम रूपा को दे दो, तुम्हारे लिए मैं और ले आऊँगा, तो यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रूपा पर गुस्सा आता था। उसने मेरे भैया पर भी कब्जा कर लिया था और उनसे भी वैसे ही फरमाइशें करती थी जैसे कि मैं उनसे करती थी, और ना जाने क्यों भाभी उसे इस बात पर मना भी नहीं करती थी। वह अब इस घर में इसी तरह रहने लगी थी जैसे कि वह उसी घर की मालिक हो। जब कभी भी भैया के सामने इस बात का जिक्र करती तो गुस्से में मुझे डांटकर खामोश करवा देते। मुझे कहते कि यह घर उस घर की मालिक है, आइंदा तुम ऐसी बात ना करना, तुम्हारी भाभी को बुरा लगेगा, वह क्या सोचेंगी। भैया भाभी की शादी को कई साल बीत गए थे, अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। भाभी हर वक्त इस वजह से रोती रहती थी। उन्हें औलाद की ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने उन्हें इस खुशी से दूर रखा था। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, मगर वह फिर भी खुशी नहीं पा सकी थी। उन्हें इस बात से डर लगता था कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर लें, कहीं उन्हें छोड़ ना दें। मगर मैं जानती थी कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब हमारा बचपन ख़त्म हो गया था, अब हम दोनों बड़े हो गए थे। रूपा मुझसे 1 साल बड़ी थी और अब हम दोनों एक ही कॉलेज में आते जाते थे। रूपा बिल्कुल भी नहीं बदली थी, वह वैसी ही थी। उसका रंग सांवला था और वह मोटी भी थी, जबकि मेरा रंग गोरा चेहरा था और मैं स्मार्ट भी थी। जो भी मुझे देखता मेरी सुंदरता की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता था। एक दिन मेरी अपनी दोस्त के घर पार्टी में रवि के साथ मुलाकात हुई थी। वह एक बिजनेसमैन था और इस शहर में सबसे अमीर शख्स था। उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास सुंदर से सुंदर लड़कियां घूमती रहती थी, मगर वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ना जाने उसे मुझसे क्या नज़र आ गया था कि वह मुझसे प्यार करने लगा था। उसका कहना था कि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। जब उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ़ सुनी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अभी रवि के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। भैया चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, किसी काबिल बन जाऊं। अभी वह मेरी शादी करने के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मगर अब जब से मेरी रवि से मुलाकात हुई थी मैं तो उसको पाने के लिए ख्वाब देखने लगी थी, मगर भैया के सामने यह बात करते हुए डरती थी। एक बार मैं भी रवि से बात कर रही थी जब मुझे रूपा ने उसके साथ बात करते हुए सुन लिया और भाभी से शिकायत लगा दी। एक रात को मैं रवि के साथ
बात कर रही थी जब अचानक से भैया और भाभी कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे रवि से बात करते हुए देख लिया। तब भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। वह मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें अभी तक बच्चा समझता था। अगर रूपा ना बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम तो बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रखा है, मगर तुम्हें तो उस सब की परवाह ही नहीं है। तुम करना क्या चाहती हो। तब मैंने रोते रोते रवि के बारे में बताया कि वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और फिर जब मैंने उन्हें रवि से मिलवाया तब उन्हें पता चला कि रवि तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। भैया उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वो तो उसकी पर्सनालिटी को पहले से ही जानते थे। अब उससे मिलकर भैया को मेरे फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं रहा। वह खुश थे कि मैंने ज़िंदगी का इतना अच्छा फैसला लिया है। अब जब थोड़े ही समय के बाद रवि ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो भैया भाभी ने भी उन लोगों को शादी के शुभ मुहूर्त निकलाकर तारीख दे दी थी। अब मैं खुश थी कि मैं जल्द ही अपने प्रेम से मिलने जा रही थी। इन्हीं दिनों हमारे घर में हमारे पुराने नौकर गोपी के भाभी ने वॉचमैन की जॉब पर रख लिया था। जब मैंने उसे देखा तो वह देखने में बहुत ही सीधा साधा सा इंसान था। मुझे ना जाने क्यों उसे लड़के से हमदर्दी होने लगी थी। देखने में वह मुझसे उम्र में बड़ा था, मगर वह बहुत ही मासूम था। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो तब मुझे मालूम हुआ कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब मैंने उसे फिर किताबें लेकर दिया, उसे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और इस सब में भाभी मुझे कहने लगी कि तुम्हारा यह फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर तुम आज किसी के साथ अच्छाई करोगी तो कल को तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। और उनकी यह बात सुनकर मैं भी खुशी से फिर उसे पढ़ाने लिखाने लगी थी। भैया इस बात पर मुझे कहते कि तुम्हारे घर का नौकर के साथ इतना फ्री होना अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम इसको पढ़ाओ, इससे इसके हाल पर छोड़ दो। यह लोग इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। मगर मुझे ना जाने क्यों उससे हमदर्दी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वह शक्ल से मासूम और ज़माने का सताया हुआ लगता था, जिसकी वजह से मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। और मैं सोच रही थी कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर लेगा। और अब मेरे विवाह के दिन करीब आ रहे थे। भाभी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं समझती थी कि वह मेरी वजह से उदास हो रही हैं। उन्हें मुझसे बहुत प्यार था और जब मैं चली जाती तो उनके लिए मेरी जुदाई को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। और रूपा भी हर वक्त परेशान उदास नज़र आती थी। रूपा तो मेरी कभी भी दोस्त नहीं रही थी। रूपा को तो खुश हो जाना चाहिए था कि मेरे जाते ही मेरा कमरा और मेरी सारी चीज़ें उसके कब्जे में हो जाएंगी। वह आखिर क्यों परेशान थी यह मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। मैं तो अपनी खुशियों में खुश थी। रोज़ाना रवि से बात करती थी, उसके साथ घूमती फिरती, उसके साथ जाकर शादी की शॉपिंग करती और उसके साथ मिलकर सपने बुनने लगती। मुझे तो घर बार किसी चीज़ की कोई होश नहीं था। हर तरफ मुझे रवि ही नज़र आता था और हर वक्त उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मगर मैं क्या जानती थी कि जिस शख्स से मैं हमदर्दी करती थी वही शख्स मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और वह जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जिसे पाने के लिए मैं मरी जा रही थी, वही शख्स मुझसे दूर हो जाएगा। अब जब मैंने अपने सामने अपने पति के रूप में अजय को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है। मैंने उससे बहुत मारा। तब वह चिल्लाते हुए मुझे कहने लगा कि मैं मजबूर हो गया था, यह जो कुछ भी किया है मजबूरी की वजह से किया है। मैं नहीं जानता था कि यह सब हो जाएगा। आप मेरा विश्वास करें, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, ना ही मैं आपको सभी की नज़रों में गलत साबित करना चाहता था। मगर इस वक्त मुझे इस कदर गुस्सा था कि मैं वहाँ से वापस पलट गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बिस्तर पर गिरकर रोने लगी थी। मुझे इस वक्त सारी दुनिया से नफ़रत महसूस हो रही थी। और फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने रवि का नंबर मिलाया। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे भाइयों ने गलतफहमी के बिना पर मेरा विवाह कर दिया है और अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सब कुछ अचानक से हुआ था और मुझे रवि से बात करने का इससे पहले मौका ही नहीं मिला था। अब मैंने उसका नंबर मिलाया, कितनी देर तक कॉल जाती रही मगर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। और जब उसने कॉल उठाई तो वह मुझसे इस कदर नफ़रत और गुस्से से बात की कि मैं परेशान होकर रह गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रवि मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। अब गुस्से से मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हें
तुम्हें वह नौकर ही पसंद था तो तुम उसके साथ ही शादी कर लेती। तुमने मुझे क्यों धोखे में रखा। यह सब सुनकर मैं रोने लगी। उसे कहने लगी कि भैया को गलतफहमी हो गई थी, मैं तो इस बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। तब वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी भाभी ने सब कुछ बता दिया है। तुम जानती हो कल हमारा विवाह होने वाला था। यह बात सब लोग जानते हैं और कल के दिन अगर शादी नहीं की तो मेरी कितनी बेइज्जती होनी है। मगर तुमने अपनी ख्वाहिश के आगे किसी के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी घटिया लड़की से प्रेम किया, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही किसी और की इज्जत का। तुमने एक बार तो अपने भैया और मेरे बारे में सोचा होता। मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी रखी थी तो तुमने ऐसा किया। वह भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा था और फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जब भी उसका नंबर मिलाया उसका मोबाइल ऑफ था। अब मैं रो पड़ी थी। यह सब मेरे साथ क्या हो गया था। घर के नौकर के साथ भैया ने मुझे शादी करके भेज दिया था। इसका तो कोई भविष्य भी नहीं था और यह तो खुद हमारे घर में नौकर था। इसके साथ मैं जीवन कैसे बिता सकती थी। यह मेरी ख्वाहिश और मेरी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकता था। पूरी रात यही सोचते हुए गुजरी थी। अगले दिन जब मैं उठी तो वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह भी पूरी रात का जगा हुआ था। मगर यह सब कुछ जो हुआ था उसकी वजह से ही तो हुआ था। उसने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। अब मैं सुबह होते ही वहाँ से निकल आई और जब भैया के घर आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी। घर में हर तरफ लोग ही लोग थे। मैं इतने लोगों को घर में देखकर सोच रही थी कि मेरी तो शादी कैंसिल हो गई थी तो आज घर में लोग क्यों थे। और फिर घर की नौकरानी से पता करने पर मुझे पता चला कि आज रूपा की शादी है और वह भी रवि के साथ। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा भला कैसे हो सकता था। रवि तो मुझसे प्रेम करता था। आज उसके मेरे साथ शादी होने वाली थी। फिर मुझे छोड़कर रूपा से शादी क्यों कर सकता है। यह सुनकर मैं भाभी के कमरे में आई। उनसे बात करने लगी तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहने लगी कि तुम्हारे भाई का हुक्म है कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। आज के बाद तुम कभी भी यहाँ पर नज़र ना आना। अगर तुम यहाँ पर नज़र आओगी तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। भाभी का यह रूप देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भाभी जो कल तक मुझसे प्यार करती थी और आज यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मैं वापस अपने पति के घर चली आऊँ। जब मैं वहाँ पर आई तो वह घर में सर झुकाए बैठा था। मुझे देखकर कहने लगा कि मैं जानता था कि यही सब होगा। वह आपको कभी भी अब घर में नहीं रहने देंगे। सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी भाभी की वजह से हुआ है और आप इस सब का इल्ज़ाम मुझे देना बंद करें। उसके बाद मैं उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी थी। तुम अपने पाप किसी दूसरे के सर पर कैसे डाल सकते हो। जो तुमने किया वह इल्ज़ाम मेरी भाभी पर मत लगाओ। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मुझे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी, मगर सच यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था जब आपकी भाभी ने मुझे कहा कि मैं इस वक्त आपके कमरे में जाऊँ। आप मुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। आपको मुझसे ज़रूरी काम है। यह बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया कि आधी रात को आप मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही हैं। मैंने आपकी भाभी से कहा कि रात के इस वक्त उनके कमरे में जाना सही नहीं है। मैं सुबह उनसे बात कर लूँगा। मगर वह मुझे गुस्से से कहने लगी कि अभी के अभी आपके कमरे में जाऊँ, वरना वह अपने पति से मेरी शिकायत लगा देंगी और मुझे जॉब से निकलवा देंगी। मैं उनकी बात सुनकर आपके कमरे में आया था, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया तो बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वह बाहर खड़े होकर शोर मचाने लगी और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं फ़ौरन कमरे से भागा था। मगर आपके भैया ने मुझे देख लिया और वह समझे कि शायद मेरा आपके साथ गलत संबंध है, जिसकी वजह से मैं आपके कमरे से मौजूद था। मगर यह सब कुछ आपकी भाभी ने किया था। जब आपके भैया को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी बल्कि मुझे मारते रहे। और अब मुझे समझ आया कि उन्होंने यह सब क्यों किया, क्योंकि मैंने कई बार रूपा मैडम को रोते हुए देखा था। वह आपके होने वाले पति से शादी करना चाहती थी। वह आपकी भाभी से कहती थी कि वह रवि से प्रेम करती हैं और वह किसी भी तरह आप दोनों की शादी नहीं होने देंगी। तब भाभी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वह उन दोनों की शादी करवा के रहेंगी। मैं यह सब कुछ आपको बताना चाहता था, मगर डरता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। और अब जो यह सोचती हूँ कि काश कि मैं आपको पहले ही बता देता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अपने
कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भाभी जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह समझती थी, वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हैं। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी, मगर मुझे भी यकीन आ गया था कि अजय जो भी कह रहा था सच था, क्योंकि वह बहुत ही ज़िद्दी इंसान थी। वह इस कदर चालाकियाँ कर ही नहीं सकता था। और रूपा तो हमेशा से ऐसी ही थी, जो चीज़ उसे मेरी पसंद आती थी वह मुझसे छीन लेती थी। और अब उसे मेरा होने वाला पति पसंद आ गया था, तो उसने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं पूरा दिन रोती रहती थी। अजय ने मेरे घर से काम छोड़ दिया था और अब वह किसी और जगह पर काम करने लगा था। वह मेरी अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश भी करता था। उसकी बहन भी अक्सर यहाँ पर आती थी, मुझे देखकर रोती और फिर कहती, आपकी भाभी और बहन को देखकर दिल दुखता है। वह आपके घर में राज कर रही हैं और आप यहाँ पर गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही हैं। तब मैं उससे कहती कि मेरे नसीब में जो था वह मुझे मिला है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान उन्हें उनके किए की सज़ा देगा। मेरी बेगुनाही भी एक दिन साबित हो जाएगी। और फिर मैंने इस जीवन को कबूल कर लिया था, क्योंकि मैंने अब बाकी की ज़िंदगी अपने पति के साथ ही बिताना चाहती थी। मुझे अपने भैया पर भी गुस्सा था कि उन्होंने भी मेरा एक बार विश्वास नहीं किया। वह जानते थे कि मैं रवि से प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कैसे संबंध बना सकती हूँ, मगर उन्होंने अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। अब वहाँ पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मैंने अपने पति पर जोर देना शुरू किया कि वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करे और फिर किसी अच्छी जगह पे नौकरी की तलाश करने की कोशिश करे। मेरे पति भी हर वक्त काम करते थे, जो मैंने कहा करती थी वह मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया था और पढ़ाई के साथ साथ वह नौकरी भी कर रहे थे। वह हर चीज़ को बहुत आसानी से और जल्दी समझ लिया करते थे। अब तो मैंने भी साथ साथ जॉब करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर काम कर रहे थे। अब उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर लिया था और अब हम वह जगह छोड़कर अलग जगह पर शिफ्ट हो गए थे। अब तो भगवान ने मुझे 2 बेटे भी दे दिए थे। मैं हर वक्त भगवान का शुक्र अदा करती नहीं थकती थी कि मैंने उसके बाद कभी भैया भाभी से बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी रवि से बात की थी। मैंने अपना नंबर बदल लिया था। मैं अपने पास्ट से निकल आई थी। मुझे ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं था। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने भैया और भाभी खड़े थे और घर में आकर मुझसे लिपट कर रोने लगे। भाभी कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उन्हें लेकर कमरे में आ गई और खामोशी से उनके आगे चाय रखी। मैं इस वक्त उनके घर से जाने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको क्यों अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ। मगर भाभी कहने लगी, तुम नहीं जानती कि रूपा का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ और वह हमेशा के लिए अपूरा हो गई है। अब वह ना चल सकती है, ना ही वह अपनी मर्ज़ी से बैठ सकती है और यह सब कुछ यकीनन तुम्हारे साथ किया जुल्म की सज़ा है। मैं उनकी बात को खामोशी से सुनती रही। तब भैया मुझे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर उस दिन विश्वास नहीं किया था। अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन तो बहुत मासूम है, वह ऐसा क्यों करेगी। मैंने उनकी बातों को सुनकर सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ जो भी किया, मैंने आपको उसके लिए माफ़ किया है, मगर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं अपना दिल आप लोगों की तरफ से कभी साफ़ नहीं कर सकती। इसीलिए आप लोग मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। तब भैया भाभी रोते हुए वहाँ से चले गए थे, मगर मैंने दोबारा कभी भी उस घर में नहीं गई थी जिस घर में मुझ पे विश्वास नहीं किया गया। क्या बगैर सफाई के मुझे सज़ा देकर निकाल दिया गया। उन लोगों से मैं कैसे ताल्लुक़ रख सकती थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने यह बात उन्हें बताई। तब वह कहने लगे कि यह तो गलत बात है, वह तुम्हारे घर में आए थे तो तुम्हें उनको सम्मान देना चाहिए था और तुमने उन्हें यूं ही घर से जाने दिया। उनके समझाने पर ही मैं रूपा को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी और उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। तब भाभी को रोते हुए देखकर मैंने उन्हें भी कह दिया कि अब मैंने आपको माफ़ कर दिया, मगर मैं अब कभी ही वहाँ पर जाती थी, उनसे मिलती थी, मगर मेरे दिल में उनके लिए वैसे जज्बात नहीं रहे जैसे पहले थे।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर भी करना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।